बनर्जी ने एक और वादा किया था कि उर्दू को हम सेकंड लैंग्वेज बनाएंगे। सेकंड लैंग्वेज क्या, अभी तक उर्दू थर्ड लैंग्वेज भी नहीं बना है। ये बाबुल सुप्रियो वही है जो आरएसएस का मेंबर रह चुका है। ये बाबुल सुप्रियो वही है जो मोदी सरकार में मिनिस्टर रह चुका है। ये बाबुल सुप्रियो वही है जो रानीगंज दंगा का मेन आरोपी था। और कई बार ममता बनर्जी के ऊपर में माइनॉरिटी सपोर्टेड का बीजेपी वालों ने इल्ज़ाम भी लगाया है। बट असल में ममता बनर्जी माइनॉरिटी को सपोर्ट नहीं करती, माइनॉरिटी को बेवकूफ़ बनाती है। क्या लगता है आपको कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस अकेली काफ़ी नहीं है, उन्हें अलग अलग विपक्षी अलग अलग जो दल हैं उनका साथ लेना उनको ज़रूरी पड़ेगा कांग्रेस को? नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जमशेद और इस वक्त हम आपको बता दें कि हम आपके सामने एक ऐसे शख्स को लेकर हाजिर हैं जिनसे हम राज्य की और नेशनल की जो कुछ भी राजनीतिक हलचल मची हुई है उन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पश्चिम बंगाल कांग्रेस के स्टेट लीडर सैयद आतिफ शाह हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि पंचायत इलेक्शन जो पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ, जिसमें हिंसा की जो खबरें सामने आई, लगातार हिंसा की खबरें सामने आई, जब से पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ तब से लेकर मतगणना तक हिंसा की खबरें आई, जिसमें लगभग 45 लोगों के और 45 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हुई है। इस पर टीएमसी सरकार जो ममता सरकार है यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर, उसके लॉ एंड ऑर्डर और उसके रवैये पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये आज जो है पूरे देश में बात छुपा हुआ नहीं है कि पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर पूरा तरीके से ख़त्म हो चुका है। और जहाँ तक ये जो हिंसा हुआ पंचायत इलेक्शन में, ये टीएमसी सरकार ने खुद हिंसा करवाया है। ये दूसरी चीज़ है कि ममता बनर्जी अपने सारे सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन में फेल हो चुकी है। वो जानती थी कि फेयर इलेक्शन अगर ममता बनर्जी अगर करवाती है तो जीत नहीं पाएगी, वो सारा डिस्ट्रिक्ट वो हार जाती। इसीलिए जानबूझ के उसने वॉयलेंस करवाया है। आज जितने लोग भी मारे जा चुके हैं ये पंचायत इलेक्शन में जो दंगा हुआ, चाहे इलेक्शन से पहले हुआ है, इलेक्शन के दिन हुआ, कि अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन के दिन से 17 से ज़्यादा लोग मरे, सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए। इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार ममता बनर्जी खुद है, क्योंकि ममता बनर्जी बदले का राजनीति कर रही है। ठीक है, जिस तरीक़े से उसने ये कही थी कि ये माँ माटी मानुस का सरकार है, लेकिन माँ माटी मानुस का सरकार नहीं, ये गुंडा बहानी का ये सरकार बन चुका है। और पंचायत इलेक्शन जिस तरीके से हुआ, इसमें पश्चिम बंगाल का स्टेट का जो छवि जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, पूरे देश में ख़राब हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर कितना ख़राब हाल हो चुका है स्टेट में। हर जगह में गुंडागर्दी हो रही है, टैक्स वसूला जा रहा है। और इलेक्शन में डेमोक्रेसी इलेक्शन में इस तरीक़ा का इलेक्शन आज तक कभी नहीं हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी हमेशा से, जब से 2011 के बाद से ममता बनर्जी आई है, तब से हर इलेक्शन में उसने लूट मार, छप्पा, बूथ का कैप्चरिंग, ये खुलेआम उसने करवाया है उसने, क्योंकि ममता बनर्जी इस पूरा वॉयलेंस का ये जिम्मेदार है और कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। आतिफ शाह, मेरा एक सवाल है कि अगर जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी ने या ममता सरकार ने ये हिंसा करवाया, लेकिन इस हिंसा में टीएमसी के भी जितना कांग्रेस के लोग नहीं मरे उससे ज़्यादा लोग टीएमसी के मरे, तो फिर वो कैसे हिंसा करवा रही है, अपने ही लोगों को कैसे मार सकती है? देखिए, ये तो उनका कहना है, ये तो उनका कहना है, ममता बनर्जी का कहना है कि टीएमसी के लोग भी मरे, लेकिन असल में जो मासूम लोग हैं, बेगुनाह लोग हैं, जो अपोजिशन में जो खड़े हुए थे वो लोग मरे हैं। ये तो ममता बनर्जी अपने डिफेंस के लिए कह रही है कि टीएमसी के लोग मरे। और ये ममता बनर्जी जब एक्सेप्ट करी तो इसके लिए कितना शर्म का बात है कि एक मुख्यमंत्री बोलिए कि मेरे आदमी, मेरे पार्टी के लोग मरे। इसका मतलब उनका लॉ एंड ऑर्डर पूरा फेल हो चुका है, पूरा तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो चुका है, वो स्टेट को कंट्रोल करने में वो फेल है। ममता बनर्जी खुद होम मिनिस्टर भी है और उसके बाद भी पुलिस उनका कंट्रोल का बाहर है। काफ़ी सारे जगह में पुलिस वाले मार खाए हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कोई नहीं है। अगर ये आप आरोप लगा रहे हैं टीएमसी के ऊपर कि बूथ कैप्चरिंग टीएमसी वालों ने किया, टीएमसी वालों ने गुंडागर्दी किया, तो आप ये बताइए कि टीएमसी का जो वोट प्रतिशत है वो पिछले साल के, पिछले बार के अलावा, पिछले टर्म के अलावा घटा है। बिल्कुल। अब बात करेंगे कांग्रेस की या बीजेपी की, तो बीजेपी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इस बार पंचायत चुनाव में और कांग्रेस भी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो अगर बूथ कैप्चर हुआ तो फिर टीएमसी का फिर इतना सीट घट कैसे गया? देखिए, अगर आप पिछला बार के मुकाबले में अभी अगर देखेंगे तो पिछला बार 31% सीट पे जो है
नॉमिनेशन नहीं हुआ था, माने टीएमसी ने वॉक ओवर लिया था। वॉक ओवर किस लिए लिया था? ऐसा नहीं कि लोग दीदी के काम से बहुत खुश थे इसलिए नॉमिनेशन फाइल नहीं किए। पिछले बार 2018 का पंचायत इलेक्शन में नॉमिनेशन ऑपोजिशन को करने नहीं दिया गया था। उनके घरों में जाकर आग लगा दिया गया था, घरों से कैंडिडेट को निकाल के मारा गया था, घर लोग खाली कर के भाग गए थे। इसलिए 31% सीट पे जो नॉमिनेशन नहीं हुआ था, जहाँ पर तृणमूल को जो है पिछले 2018 में वॉकओवर मिला था, उसका मुकाबले में इस बार 10% जो वॉकओवर मिला। 10% वॉकओवर का मतलब ये नहीं है कि लोग खुश थे इनसे इसलिए नॉमिनेशन फाइल नहीं किए। 10% वॉकओवर का मतलब ये है क्योंकि इस बार भी लोगों को मारा गया है। और इस बार जो है जो टीएमसी का जो परसेंटेज ऑफ वोट जो कम हुआ, जो अपोजिशन का जो बढ़ा, इसका मतलब कि लोगों ने इस गुंडागर्दी के खिलाफ खड़े हुए आवाज़ उठाना शुरू किया है। मैंने ममता बनर्जी का जो पॉपुलैरिटी वो कम हो रहा है, पहले के मुकाबले में टीएमसी का जो एक्सेप्टेंस है वो स्टेट में कम हो रहा है। लोग जागरूक हो रहे, लोग अपोजिशन को पसंद कर रहे। अगर ये लूट मार और बूथ कैप्चरिंग अगर नहीं होता तो ये जो परसेंटेज ऑफ वोट जो आपका 57% जो वोट 54-57% जो वोट आया इतना भी नहीं आता, ये और हो जाता कम। लेकिन इन लोगों को मालूम था कि अगर हम बूथ कैप्चर नहीं करेंगे तो हम इतना भी वोट हम नहीं ला पाएंगे। अच्छा, ऑपोजिशन में कौन पार्टी फल फूल रही है? क्या वो कांग्रेस फल फूल रही है, या फिर सीपीएम का वक्त लौट रहा है, या फिर बीजेपी अपना छवि जो है बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है बंगाल के अंदर? देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का जो जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का जो छवि है पूरे दुनिया में इतना बिगड़ चुका है क्योंकि वो अपना छवि अच्छा क्या बनाने की कोशिश करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का करनी और कहनी में बहुत फ़र्क है। नरेंद्र मोदी जी अभी हाल फिलहाल यूएस गए थे तो वहाँ पर उनका छवि इतना अच्छा था कि लोग न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के सड़कों पे लोग पोस्टर बैनर ले के उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, नारा लगा रहे थे। हाँ, हालांकि गोदी में मीडिया ने ये चीज़ दिखाया नहीं, लेकिन ये बात सारे दुनिया को मालूम है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो छवि तो पहले भी ख़राब है और आज भी ख़राब है, ठीक है। वो कभी अच्छा होगा नहीं क्योंकि इनका नीयत ख़राब है, इनका नीयत नहीं है कुछ अच्छा करने का। हाँ, कांग्रेस का जो एक्सेप्टेंस है पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा बड़ा है। कांग्रेस और सीपीएम दोनों जोड़ करके बहुत अच्छा कमबैक कर रहे हैं। लोग वापस जो है सीपीएम को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किए और कांग्रेस और वाम फ्रंट का जो जोट है वो उम्मीद है कि आगे बहुत कामयाब होगा। राहुल गांधी जी जो हमारे जो नेता है वो पूरे दुनिया देश भर में वो काम कर रहे हैं, घर घर जाके काम कर रहे हैं। अभी मणिपुर गए थे हाल फिलहाल, वहाँ के लोगों से मिले, जो जहाँ पर दंगा हुआ था वहाँ पर गए। और हमारे जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो किया वो पूरा सक्सेस हुआ, कामयाब हुआ। कर्नाटका का जो रिज़ल्ट है वो आपका पास वो बहुत जीता जाता एक सबूत है। और बीजेपी धीरे धीरे वो बैकफुट पे जा रहा है। जो मोदी का जो जादू था अब वो चलने वाला नहीं है। तो मेरा एक सवाल है कि राहुल गांधी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, उनकी संसदीय सदस्यता भी ख़त्म हो गई, उसके बावजूद वो लगे हुए हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया, अभी वो मणिपुर गए, वो किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, ट्रकों में जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके साथ सफ़र कर रहे हैं, प्लस जो महिला किसान हैं उनके साथ भी वो चर्चा कर रहे हैं और उनके साथ भी खाना पीना वगैरह जो उठना बैठना होता है वो एक नेता का जो काम है जनता से जुड़ कर रहना वो कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक देखा जाता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं या फिर जो कांग्रेस नेता है जो अपने अपने लेवल पे जो उनको जिम्मेदारी दी गई है वो शायद अपनी जिम्मेदारी में कुछ कमी कोताही करते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस को ये नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये आपका जो धारणा वो गलत है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं भी अपना काम में कोताही नहीं कर रहे, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो। हमारे जो बंगाल के जो पीसीसी अध्यक्ष है, जो आपका लोकसभा में अपोजिशन के लीडर भी है, वो बहुत ही ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अधीर रंजन जी बहुत काम कर रहे हैं। और कांग्रेस सिर्फ वो नहीं, कांग्रेस के सारे वर्कर अपने बहुत डेडिकेटेड तरीके से काम कर रहे हैं। बूथ लेवल पे, वार्ड लेवल पे, जिला लेवल पे जो लोग हैं, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, सारे कांग्रेस विंग्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त पे सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं कि बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। और 24 में हम लोग जो मोदी का जो ये सरकार इसको उखाड़ फेंकेंगे हम लोग।
लेकिन जहाँ तक बात पश्चिम बंगाल की है वहाँ पर बहुत ही ख़राब स्थिति है कांग्रेस की। चाहे अभी हम अगर बात करें बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी की, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी हम यहाँ पर हैं बैठे हुए, तो ये बालीगंज असेंबली है। इसमें एक विधायक है बाबुल सुप्रियो, जो अभी टीएमसी में ज्वाइन किए। पहले वो बीजेपी में थे। अब बीजेपी, आपके जो आसनसोल है, आप भी आसनसोल के राजनीति को, पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। आसनसोल में वो बीजेपी से एमपी थे और उनका जो माइनॉरिटी को लेकर जो बैकग्राउंड रहा है काफ़ी डार्क रहा है। तो आप ये बताइए कि किस आखिर कांग्रेस यहाँ पर ऐसे, टीएमसी ने जब ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया उसके बावजूद कांग्रेस यहाँ पर दूसरा विकल्प क्यों नहीं बन सकी माइनॉरिटीज़ के लिए? क्या माइनॉरिटीज़ को कांग्रेस अच्छे तरीके से लुभा नहीं पा रही है? देखिए, बाबुल सुप्रियो के बारे में जो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। आप ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटी एरिया में जो बालीगंज जो माइनॉरिटी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर बाबुल सुप्रियो जैसे आदमी को जो है एमएलए बनाया गया है, कि तृणमूल ने टिकट दिया है, मिनिस्टर भी है टीएमसी के। तो इससे ये साबित होता है कि टीएमसी और ममता बनर्जी कितना ज़्यादा सेक्युलर है। ममता बनर्जी जब से मुख्यमंत्री बनी है 2011 से, ये बालीगंज विधानसभा के अंदर में पाक सर्कस मैदान आता है। पाक सर्कस मैदान के अंदर में वो इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और कई बार ममता बनर्जी के ऊपर में माइनॉरिटी सपोर्टेड का बीजेपी वालों ने इल्ज़ाम भी लगाया है। बट असल में ममता बनर्जी माइनॉरिटी को सपोर्ट नहीं करती, माइनॉरिटी को बेवकूफ़ बनाती है। 2011 का इलेक्शन में जब पहला बार टीएमसी ने सरकार बनाया था, उसने ममता बनर्जी ने कुछ वादा किया था कि वक्फ बोर्ड में जो चोरी हो रहा है, वक्फ बोर्ड में जो घोटाला हो रहा है, हम उसका सीबीआई जांच करवाएंगे। आज तक सीबीआई जांच हुआ नहीं, कि इसका लेकर कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ और घोटाला और ज़्यादा बढ़ गया। मैंने पहले खड्डा था घोटाला का, अभी खाई बन गया। और इस घोटाला में ममता बनर्जी और उसके जो कुछ मिनिस्टर्स हैं वो कुछ शामिल है, एक बात। दूसरा बात, ममता बनर्जी ने एक और वादा किया था कि उर्दू को हम सेकंड लैंग्वेज बनाएंगे। सेकंड लैंग्वेज के अभी तक उर्दू थर्ड लैंग्वेज भी नहीं बना है। ठीक है, ये थर्ड टर्म ममता बनर्जी का सरकार का चल रहा है, थर्ड लैंग्वेज भी नहीं बना है, सेकंड लैंग्वेज दूर की बात है। दूसरा चीज़ है कि उसने माइनॉरिटी को लेके काफ़ी सारा वादा किया था कि हम बहुत से मदरसा खोलेंगे, बहुत से मुस्लिम बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेजेस खोलेंगे। सब कुछ भी नहीं हुआ है, रोज़गार भी नहीं हुआ है। टीएमसी सरकार जो है माइनॉरिटी को गुंडा का लाइसेंस दे रहा है। अब हम आते हैं आपके पॉइंट पे। ये बाबुल सुप्रियो जो बालीगंज से जो एमएलए है और तृणमूल का सरकार में मिनिस्टर है, जिसको ममता बनर्जी ने मिनिस्टर बनाया है, ये वही है जो आसनसोल लोकसभा से एमपी था भाजपा का। ये बाबुल सुप्रियो वही है जो आरएसएस का मेंबर रह चुका है। ये बाबुल सुप्रियो वही है जो मोदी सरकार में मिनिस्टर रह चुका है। ये बाबुल सुप्रियो वही है जो रानीगंज दंगा का मेन आरोपी था। ये बाबुल सुप्रियो वही है जिन्होंने आसनसोल लोकसभा में माइनॉरिटी को माइक में ओपन गाली दिया था। और ये वही बाबुल सुप्रियो है जिसने माइनॉरिटी को पाकिस्तानी एजेंट बोला था। और आज उसी बाबुल सुप्रियो को आपका सो कॉल ममता बनर्जी, सो कॉल सेकुलर ममता बनर्जी ने उनको एमएलए बना के मिनिस्टर बना दिया। माने बाबुल सुप्रियो जब बीजेपी में थे तो वो कम्युनल थे और जब तृणमूल में आ गए तो वो सेकुलर हो गए। ये कैसा पॉलिटिक्स है? माने आप बीजेपी में हैं तो कम्युनल और तृणमूल में आ गए सेकुलर। माने जिस तरीके से बीजेपी वाला करता है कि दूसरे पार्टी में अगर आप रहेंगे तो आप करप्ट रहेंगे, और अगर बीजेपी आप ज्वाइन कर लेंगे तो वॉशिंग मशीन में डाल के उनको धो के उनको बना देंगे साधु उनको, हैं। तो जो खेल बीजेपी वाला कर रहा है, खेल खेल रहा है, वही खेल ममता बनर्जी भी खेल ली है सेकुलर का। माने जो लोग कम्युनल थे वो लोग तृणमूल में आने के बाद सेकुलर हो गए। आप एक बात बताइए, बाबुल सुप्रियो माइनॉरिटी एरिया से जो एमएलए है उसने अभी तक माइनॉरिटी के लिए क्या प्लानिंग किया है? साल भर से ऊपर हो चुका। बाई इलेक्शन में वो जीत का है श्री सुब्रतो मुखर्जी के एक्सपायर होने के बाद। उन्होंने माइनॉरिटी के लेके कोई प्लानिंग किया है कि माइनॉरिटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने माइनॉरिटी के लेके कुछ प्लानिंग किया हो कि माइनॉरिटी को ये फ़ायदा पहुंचना चाहिए? अभी तक कुछ भी नहीं किया। सो कॉल माइनॉरिटी ममता बनर्जी जो अपने आप को माइनॉरिटी का हमदर्द कहती है, वो असल में वो सेकुलर बिल्कुल ही नहीं और ना ही वो माइनॉरिटी का हमदर्द है।
वो वही पॉलिटिक्स कर रही है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू भाइयों को वोट बैंक का जैसा इस्तेमाल कर रहा है, इसी तरीके से ममता बनर्जी जो है माइनॉरिटी और मुसलमान भाइयों का वोट को वोट बैंक का जैसा इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, ये ममता और कांग्रेस ये दोनों की लड़ाई सिर्फ बंगाल में ही क्यों है? बाकी जब बंगाल से बाहर अगर निकलते हैं तो नेशनल लेवल पर देखते हैं तो राहुल गांधी और ममता बनर्जी एक ही स्टेज पे दिखते हैं, तो फिर वहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है और यहाँ पर ममता बनर्जी और कांग्रेस की लड़ाई एकदम आर पार किया, ऐसा क्यों? नहीं, बाहर स्टेज में राहुल गांधी और ममता बनर्जी कहीं भी दिखती नहीं है। अगर ममता बनर्जी की पटना में जो अभी हुआ था विपक्ष का जो मीटिंग हुआ था उसमें ममता बनर्जी और राहुल गांधी सब लोग साथ में थे। हाँ, उसमें अपोजिशन का ममता बनर्जी गई थी नीतीश कुमार का दावत में, इनविटेशन में। नीतीश कुमार जी जो बिहार के चीफ मिनिस्टर है उसमें उनके इनविटेशन पे ममता बनर्जी गई थी और नीतीश कुमार को सरकार को जो है कांग्रेस ने समर्थन दे के रखा है, तो ये उस प्रोग्राम में वहाँ मुलाकात हुआ था, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी जी जो हमारे जो लीडर है वो ममता बनर्जी के साथ में मंच शेयर करे। और ममता बनर्जी बंगाल का बाहर तो कहीं है ही नहीं है। उनका जो ऑल इंडिया का जो टैग जो था, पार्टी का जो लेबल था, वो भी इलेक्शन कमीशन ने छीन लिया। अब जो टीएमसी ऑल इंडिया पार्टी, अब वो जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो लिख रहे थे, अब वो लिखने का भी अधिकार उनके पास नहीं है। अब ममता बनर्जी का जो पार्टी है सिर्फ बंगाल का ही पार्टी है और कांग्रेस जो है ममता बनर्जी और इनके गुंडागर्दी के खिलाफ बंगाल में लड़ रहा है और वो हमेशा ही लड़ता रहेगा। अच्छा, तो जबकि ममता बनर्जी ने तो ये कह दिया कि वो कांग्रेस को समर्थन देगी 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर, लेकिन वो उन्होंने साथ ही एक सेंटेंस और कह दिया, एक वाक्य और कह दिया कि बंगाल में कांग्रेस से वैसे ही लड़ाई जारी रहेगी जो पहले से चल रही है। इस पर क्या कहेंगे? ममता बनर्जी का कहने से क्या होता है? ममता बनर्जी ने ये कहा कि हम कांग्रेस को समर्थन देंगे बशर्ते अगर हम आपसे समर्थन लेने के लिए तैयार हो। कांग्रेस पार्टी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को तृणमूल का समर्थन का कोई ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और हम लोग 2024 के इलेक्शन में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को, बाकी जो हमारे यूपीए के जो अलायंस पार्टी है बंगाल में और नेशनल लेवल पे लेफ्ट फ्रंट है, हमारे आरजेडी है, एनसीपी है और जितने भी हम लोग का यूपीए में जितने पार्टी हम सब मिल के जो है भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराएंगे और यूपीए 3 जो है हम लोग 2024 में हम लोग फिर से बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। क्या लगता है आपको कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस अकेली काफ़ी नहीं है? उन्हें अलग अलग विपक्षी अलग अलग जो दल हैं उनका साथ लेना उनको ज़रूरी पड़ेगा कांग्रेस को? नहीं, देखिए, कांग्रेस को बीजेपी को हराने के लिए अकेला काफ़ी ये सवाल ठीक नहीं होगा। देखिए, जितना भी विपक्षी पार्टी है हम लोग सब एक होकर, ये जो तानाशाह का जो सरकार चल रहा है, आरएसएस का जो सरकार चल रहा है आपका भारतीय जनता पार्टी का, तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिल के जो है जितने भी सेक्युलर पार्टियाँ हैं, ठीक है, जिसका जो नेतृत्व जो है जो हम लोग का कांग्रेस पार्टी करता है, हम लोग सब मिल के जो है भारतीय जनता पार्टी का सरकार को हटाएं। अच्छा, तो कांग्रेस का मेन लक्ष्य क्या है वो बताइए? 2024 लोकसभा चुनाव है और अलग अलग कई राज्यों में भी चुनाव होने, विधानसभा चुनाव, तो कांग्रेस का मेन लक्ष्य, मेन मोटो क्या है? देखिए, 5 स्टेट में जो है 2023 में इलेक्शन है और पूरा यकीन है कि हम लोग जीतेंगे, ये स्टेट के सारे इलेक्शंस हम लोग जीतेंगे और 24 में हम लोग यूपीए 3 बनाने जा रहे हैं। हमारे जो लीडर है ये राहुल गांधी जी, उनके नेतृत्व में हम लोग 2024 में यूपीए 3 हम लोग बनाने जा रहे हैं हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ सैयद आतिफ शाह थे जो पश्चिम बंगाल के स्टेट लीडर हैं कांग्रेस के। इन्होंने तमाम सवालों के जवाब बेबाकी के साथ दिया और तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपनी बात रखी। इसी तरह से आप भी बने रहिए लाइव इंडिया न्यूज़ के साथ। दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया।